देहरादून के डकरा में सीएम धामी ने सुने पीएम मोदी के मन की बात। कहा, यह कार्यक्रम हम सभी को देता है प्रेरणा। उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 आईएएस अफसरों को मिला जिलाधिकारी सम्मान। राज्यपाल ने किया सम्मानित। चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। टनकपुर में स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किताब कौथिक कार्यक्रम में हुए शामिल। बच्चों को किताब से जोड़ने की पहल की सराहना। और उत्तराखंड में धूमधाम से मना क्रिसमस। चर्चों में हुई विशेष प्रार्थना। केक काटकर मनाया प्रभु यीशु का जन्मदिन। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुख्यमंत्री आवास में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिक और लोकप्रिय जननेता थे। वे एक ऐसे महान वक्ता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर करते थे। अटल जी ने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया बल्कि इसके विकास के लिए आधार भी तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को डाकरा देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा रहा। इस वर्ष देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। सीएम धामी ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे कठिन समय में G20 की भारत को अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का नेतृत्व मिला है। उससे भी पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल लोकल फॉर ग्लोबल का जो मंत्र है, वह मंत्र आगे बढ़ेगा। आज का दिन चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि वो सुशासन के प्रतीक रहे। उन्होंने सुशासन का संदेश हम सब लोगों के लिए पाथे एक हमेशा के लिए बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जनता पर गोली चलाने के आदेश को न मानकर महान देशभक्ति का परिचय दिया था। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि भारत की आजादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधार तैयार किया। पिथौरागढ़ जिले की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काली नदी पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके विरोध में नेपाल की ओर से पथराव किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वहीं इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही छिटपुट घटनाएं हुई हैं। हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। स्थानीय स्तर पर छुटमुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के स्तर पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। हमारा जो नेपाल के साथ इस सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ जो रोटी बेटी का संबंध है, जो हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है, जो हमारा पूजा पद्धति का संबंध है, हमारा रहन सहन का जो संबंध है, वो संबंध बना रहेगा। हमारा भाईचारा है और वो बहुत पुराना भाईचारा है और आगे बना रहेगा। हम दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।
बड़कोट पुलिस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में ईसाई मिशनरीज से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों देवढुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है और सख्ती से इस कानून का पालन कराया जाएगा। महानगर के हमारे अध्यक्ष के लिए गया है, जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में सर्द का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मौसम के मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम धामी ने घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर उनका हाल चाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश भी दिए। है और इस मौसम में सभी को किस प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली, जहां सीएम धामी ने कहा कि राज्य में सेब और कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में किया जाए और इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की मजबूती के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारी बनाए जाएं। साथ ही कहा कि मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देकर अपने स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दे, जिसके लिए सहकारिता से जुड़े लोगों का समय समय पर प्रशिक्षण और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। विकास नगर में वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर के छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एबीवीपी ने बाजी मारते हुए छात्र संघ की सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते 2 साल बाद इस महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुए हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते मतदान के दिन महाविद्यालय परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ नजर आई। आर्यन ग्रुप और एबीवीपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां 1756 मतदाताओं में से करीब 1080 छात्र छात्राओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। उनके आशीर्वाद और सहयोग से हमारी जीत हुई है, उनकी जीत और हमारी जीत। आगे रणनीति ये रहेगी कि महाविद्यालय में कुछ हमने पॉइंट रखे हुए हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे और उन बिंदुओं पे हम लोग आगे चर्चा भी करते हुए और काम भी करेंगे। 2 साल में कोविड को देखते हुए इलेक्शन नहीं हुए थे। 2016 से लेकर 5 साल से अखिल भारतीय विद्यार्थी का परचम लहराता रहा है। इस बार भी हमने परचम लहराया, आगे भी लहराते रहेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी गुरुजन एवं छात्र छात्राओं एवं हमारे पूर्व में जो छात्र संघ में रह चुके हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम लोगों की काफ़ी सारी मांगे हैं जो हमने पूरी भी की है, पहले से छात्रों के लिए काम भी किया है पहले से। तो हमें जो काम करा है अभी तक छात्रों के लिए, वही हमारी जीत का वो है, श्रेय उन्हीं के लिए जाता है। जो हमारा काम है, विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित के लिए ही काम करता है। सतारगंज के अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस के पवित्र पर्व पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और अनुग्रह आश्रम को लाइटों से सजाया गया। साथ ही अनुग्रह आश्रम में लगाई गई प्रदर्शनी का आकर्षण का केंद्र बनी रही। आपको बता दें कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में लोग क्रिसमस पर घर और चर्च में प्रार्थना करते हैं। में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया जाता है।
अधिकतर जैसे हमने सितारगंज में भी देखा, सभी स्कूलों में क्रिसमस मनाते हैं। इसलिए क्रिसमस का यही संदेश है, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत धरती पर आए और उन लोगों ने गाया कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर मनुष्यों को शांति मिले। यानी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए और पूरे दुनिया में शांति होनी चाहिए। अब प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग इस धरती पर आए, ये धरती स्वर्ग बनाने के लिए प्रभु आया था। यही प्रभु यीशु का संदेश है। इसलिए हम चाहते हैं हम सभी लोग मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएं और एक साथ आनंद खुशी के साथ जीवन बिताएं। विंटर कार्निवल को लेकर राज्य मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान और उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि विंटर कार्निवल की व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी करें। वहीं टाउन हॉल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि विंटर कार्निवल को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाना है, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही लोक गायक और बॉलीवुड के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसको लेकर आज अंतिम रूप दिया गया। 30 तारीख तक दिसंबर में मसूरी विंटर कार्निवल होना है और इसके लिए लगभग सब तैयारी कर दी गई है। अब हम मौके पर आ रखे हैं और ये देख रहे हैं कि हमारा स्टॉल और टेंट और किस तरीके से सेटिंग होगी और कहाँ होर्डिंग्स लगेंगे, पार्किंग प्लेसेस क्या होंगी, सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो कार्यक्रम शुरू होगा वो 12 बजे 26 दिसंबर को 12 बजे सर्वे ग्राउंड लंढौर से शुरू होगा और वो 3 बजे तक चलेगा। पूरी मॉल रोड पर सांस्कृतिक झांकी निकलेगी। उस सांस्कृतिक झांकी में संस्कृति विभाग, यहाँ की लोकल आर्टिस्ट और स्कूली बच्चे, ITBP, CRPF और स्थानीय लोग रहेंगे। टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि पहले जो कार्यक्रम होंगे उनमें जो मुख्य बड़ा कार्यक्रम होगा वो बडाली ब्रदर्स का कार्यक्रम, उसमें हमारे जो पहाड़ के आर्टिस्ट हैं वो भी शामिल होंगे। ये मसूरी विंटर कार्निवल 2022 जो है 26 दिसंबर से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है, तो इसके लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए और एक बार यहाँ पे सभी को जितने भी हमारे कार्यक्रम स्थल है वहाँ विजिट करने के लिए और एक फाइनल मीटिंग सभी कमिटीज़ के साथ में करने के लिए आज यहाँ पे सभी अधिकारी एकत्रित हुए हैं। तो इसमें सभी अधिकारी जो हैं उनको जो जो दायित्व दिए गए हैं उन्होंने उसको पूरा कर लिया गया है और 26 तारीख से जो है हमारा मसूरी विंटर कार्निवल जो है प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और सड़कों पर वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आलम यह है कि लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। जसपुर में शुरुआती कोहरे ने जनजीवन को जैसे थाम ही दिया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में और सरकारी कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अलाव मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन के अलाव मुहैया कराने की मांग की है। बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार ठंड बढ़ने मारी है और ये देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी और भी मार्केट सब बंद पड़ी है और जो कि वाहन है वो भी बहुत काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि ठंड के देखते हुए कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और ये देखते हुए प्रशासन से हमारा कहना है कि जो छुट्टियाँ है छोटे बच्चों की छुट्टियाँ कर दी जाए, क्योंकि ठंड की बहुत मार पड़ रही है और जितने भी लोग ये लकड़ी मंडी में भी है ये सब अपना अपना अलाव जला के बैठे हैं इस टाइम पर। यहाँ ठंड बढ़ रही है, आज दिन ठंड बढ़ने में ही है। यहाँ प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही और राहगीर लोग आ रहे हैं दूर से, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं। विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन से यही मांग है कि अपना जो है अलाव की व्यवस्था करनी सुनिश्चित करें। जो शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी जो थी अब वो शीतलहर के रूप में यहाँ मैदानी इलाकों में आने लगी है और इससे जो है जनमानस पर प्रभाव पड़ा है। जैसे आवागमन ज़्यादा था वो आवागमन भी कम हुआ है और दुकानदारी पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। स्कूल प्रशासन अपनी तरफ से छुट्टियां कर दे तो सही है। ऐसी शीतलहर चल रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर हिल एरिया में ही है, बर्फ जैसा माहौल ऐसा हो रहा है, मगर प्रशासन की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है प्रशासन।
उत्तराखंड हाई कोर्ट जज जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यायालय भवन के लिए सूत मिल सिचकुल क्षेत्र की जमीन का निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जो प्रस्तावित भूमि है यहाँ पर न्यायालय के भवन हेतु, उसके निरीक्षण के लिए आज आए थे। यहाँ पर 19 बीघा ज़मीन इन्होंने प्रपोज करके गवर्नमेंट ने भेजी थी यहाँ पर। तो उनका कहना ये रहा कि निरीक्षण के दौरान कि दो चीज़ें, कि एक तो आप हमें इसको 5 एकड़ कर दीजिए जो कि अवेलेबल है, क्योंकि 20 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी और कोर्ट्स भी बढ़ेंगे। और दूसरा, वाटर लेवल यहाँ पे कितना है। सिर्फ 2 इश्यूज़ हैं, बाकी वो इस ज़मीन पे पूरी तरह सहमत। हरिद्वार में पुलिस नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके लिए हर सप्ताह पुलिस जनपद के विभिन्न चौपालों और स्कूल में जाकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक कर रही है। साथ ही उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति ऐप के बारे में आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। पुलिस ने विभिन्न गांव में नशा विरोधी समिति का गठन भी किया है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूजेवीएनएल पर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए 3000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि वह सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहते हैं कि यह भ्रष्टाचार की परिपाटी बंद होनी चाहिए। यूजेवीएनएल में जो मैंने अभी बात कही थी कि जो लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का कार्य है बचा हुआ, उसको जो कि 3000 करोड़ के आसपास का कार्य है, उस काम को सिंगल टेंडर और उसको कंसीडर किया जा रहा है, जो कि सीबीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। प्रक्रिया के दौरान 2 बार नियमों में बदलाव किए गए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके, इससे इस बिड को रोका गया। तो ये भ्रष्टाचार का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के कार्य करके उत्तराखंड के लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून विकास नगर में बाढ़वाला राजावाला में साल प्रजाति के प्रतिबंधित सैकड़ों पेड़ों की कटाई पर वन रक्षक को फटकार लगाई और माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध रूप से कटान मामले को लेकर प्रमुख वन संरक्षक को निर्देश दिए, जिसके बाद प्रमुख वन संरक्षक ने वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम के नेतृत्व में राजावाला में जांच करवाई। जांच में पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सही पाया गया, जिसके बाद वन संरक्षक प्रमुख ने वन विभाग के कर्मचारी और कालसी डीएफओ को फटकार लगाई और प्रकरण में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। पूर्व में जब ये पेड़ कट रहे थे तो इसका बुरा हाल था। हम लोगों ने डीएफओ को कहा, रेंजर को कहा, कोई नहीं आया। वहाँ भी धरना देकर तब जाके वहाँ पहुँचाया। मौके पर 20,000 पेड़ मौजूद है, लेकिन मात्र 147 पेड़ दिखाए गए हैं, जो कि न्यायहित नहीं है, जिस वजह से हमें माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि निश्चित रूप से यदि कोई भी आम व्यक्ति आवाज़ उठाता है तो वो आवाज़ बुलंद होती है। इस प्रकरण से अन्य जगह पे भी अंकुश लगेगा। जो पेड़ बचे हैं सामने हैं, ढूंढ दिखाई दे रहे हैं, खुर्द-बुर्द करने का कार्य किया जा रहा है। हाईकोर्ट से यदि उचित न्याय मिलता है तो ठीक है, अन्यथा आगे भी दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खुले हैं। लेकिन उम्मीद है कि हाईकोर्ट से ये मामला हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि पीसीसीएफ उत्तराखंड जाके इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। जो भूमि है जहां से पेड़ कटने का मामला है, उसका मैंने निरीक्षण किया है। रेवेन्यू विभाग के भी अधिकारी है, वन विभाग के भी अधिकारी है, और ये पाया है कि ये जहां तक भूमि की ऑनरशिप का पर्सन है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर कोई भी क्षेत्र वन के स्वरूप में है तो उस पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम है, उसके सभी प्रावधान लागू होंगे। हल्द्वानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर स्वराज योजना के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में सभी विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित कई विभागों ने शिरकत की। वहीं लोगों को बताया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार जनता को मिल सके। नगर मजिस्ट्रेट ने इस चौपाल का शुभारंभ कर कहा कि इस चौपाल के माध्यम से हल्द्वानी शहर के आसपास सभी लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जा रहा है और सभी लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
सांख्यिकी विभाग की तरफ से इसमें ये चौपाल के लिए आया था। इसमें जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें गाँव में चौपाल लगाने के लिए कहा गया था। तो इसमें यहाँ रामलीला जो मोहल्ला है शहर का, इसमें एक चौपाल का कार्यक्रम किया गया है जिसमें सभी विभागों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और किसी को अगर कोई समस्या है तो वो यहाँ पर आकर अपनी समस्या से अवगत करा सकता है और इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। वर्ष 2022 की विदाई और वर्ष 2023 के आगमन में अब चंद दिन ही बाकी हैं। ऐसे में मसूरी और नैनीताल समेत उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में नए साल के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन एक बार फिर कोरोना की दस्तक ने लोगों को डरा दिया है। कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है, साथ ही देहरादून में भी जिला प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। खासकर मसूरी में उमड़ रहे पर्यटकों के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी पर्यटकों से अपील की है कि नया साल और क्रिसमस का त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन ख्याल ये भी रखें कि दूसरों को असुविधा ना हो। पुलिस ने अपनी तैयारी की है, साथ ही भीड़ की वजह से मसूरी में पार्किंग की दिक्कत आ सकती है, इसलिए जिन लोगों की बुकिंग है वही लोग जाएं, अन्यथा उन्हें पहले ही रोक दिया जाएगा। उनसे भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है मसूरी और नैनीताल में दो जगह कई बार प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर धामी सरकार सजग हो गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। इसके लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दिल्ली से पंजीकरण की अनुमति मांगी है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से 3 लाख कोविड वैक्सीन भी मांगी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटकों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए वर्तमान में कोविड जांच की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि लक्षण होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क किया जाना आवश्यक है। सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था, उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग हम लोग जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 4 मेडिकल कॉलेजेस हल्द्वानी, श्रीनगर, दून, इनमें हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उसमें बूस्टर डोज का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश हमें मिला था। फर्स्ट और सेकेंड डोज हमारा 100% है ऑलमोस्ट, और जो बूस्टर डोज का प्रतिशत लगभग 26% के आसपास है, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार से हमने 3 लाख डोसेस भी मांगे हैं, वो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। इस अभियान को हम और तेज। रुद्रप्रयाग के रहवासी 2013 से अगस्त्यमुनि चाका पुल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहां के लोगों को अगस्त्यमुनि बाजार जाने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। 9 साल बीत जाने के बाद भी यहां पर झूला पुल या ट्रॉली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके बाद विधायक भरत सिंह चौधरी ने अपना वादा पूरा करते हुए इस पुल का शिलान्यास कर लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग से कार्य शुरू करवा दिया है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह का भी इसमें अहम योगदान है, जिससे चाका समेत आसपास के दर्जन भर से अधिक छोटे गांवों को इसका लाभ मिलेगा। आज हमारे लिए यह एक किसी त्योहार से कम नहीं है कि आज हमारे यहाँ ट्रॉली का उद्घाटन हुआ है और ट्रॉली लगने वाली है। और बहुत खुश है। और जैसे हमारे यहाँ आने जाने के लिए असुविधाएं थी, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, ट्रॉली लग गई है तो हमें बहुत खुशी हो गई है। जिला योजना में 25 लाख रुपया इस ट्रॉली के लिए स्वीकृत किया गया है और अनुमान है कि 10-1 लाख रुपए का और इस पे व्यय होगा, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और काफ़ी लंबे समय से चाका ग्राम के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर
आवागमन की सुविधा उनको हो। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ट्रॉली की सुविधा यहाँ पर उनको उपलब्ध होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INT 24 के साथ।